आदाब, खैर मकदम है आपका समय न्यूज नेटवर्क में और आप देख रहे हैं आलमी समय। अपने खास प्रोग्राम खुली बहस के साथ हाजिर हूं मैं सैयद फैसल अली। आज हम बात करेंगे आम इंतखाबात से पहले पुलिस, खुफिया महकमे और फौज से रिटायर होने वाले ज्यादातर बड़े अफसरान की किसी एक खास पार्टी की रुकनियत हासिल करना। क्यों कि ज्यादातर पुलिस अफसरान ने उसी पार्टी का दामन थामा है जिसके नजरियात अकलियतों के हवाले से जग जाहिर हैं। खासतौर से मुसलमान के खिलाफ माना जाता है इन लोगों को और ऐसी जमात को। इसी मौजू पर आज हम बात करेंगे हमारे खुसूसी प्रोग्राम खुली बहस में। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं हुकूमत हिंद के साबिक डिप्लोमेट और जामिया मिलिया इस्लामिया में इंडो अरब कल्चर सेंटर के डायरेक्टर जनाब जिक्रुर रहमान साहब, IAS अफसर जनाब शफीकुल जमा साहब हमारे साथ जुड़ेंगे हैदराबाद से, बीजेपी के लीडर जनाब विजय जौली और मारूफ समाजी कारकुन और तंजीम हिंदुस्तानी के चेयरमैन जनाब निजामुद्दीन साहब, आप सभी का खैर मकदम है। तो आइए शुरू करते हैं अपना खुसूसी प्रोग्राम खुली बहस। मुसलसल ब्यूरोक्रेट्स, IPS ऑफिसर्स और आर्मी के अफसरान बीजेपी का रुख कर रहे हैं और फिरकाप्रस्त जमातों के साथ जुड़ते नजर आ रहे हैं। उनके बीजेपी से जुड़ने के बाद उनकी मुद्दत कार में उनके किए गए फैसले पर सवाल उठना लाजमी है। आइए देखते हैं उस सियासी मंजरनामे पर एक रिपोर्ट जो पुलिस और दीगर हिफाजती दस्ता के ज्यादातर अफसरान की मखसूस जहनियत को जाहिर करता है। हिफाजती महकमों की जिम्मेदारियों से वाबस्ता रहे कई साबिक अफसरान अब सियासत में कदम रख रहे हैं, लेकिन खास बात यह है कि इनमें से ज्यादातर अफसरान एक ही पार्टी के बैनर से शुरू कर रहे हैं अपना सियासी करियर। हाल ही में रिटायर हुए मुल्क के साबिक मरकजी दाखिला सेक्रेटरी RK सिंह से शुरू हुआ ये सिलसिला कई रिटायर्ड पुलिस अफसरान से होता हुआ मुल्क के साबिक फौजी सरबराह VK सिंह तक पहुंच गया है। हमने निश्चय किया कि हम सब पूर्व सैनिक जिन्होंने अपना समय बॉर्डर के ऊपर इस तरीके से लगाया कि बाकी देश चैन से सो सके, वो अगर देश हित में कुछ काम करना चाहते हैं तो राष्ट्रवादी ताकतों के साथ काम करें। अपनी मुतनाज़ा रथ यात्रा के दौरान बीजेपी लीडर लाल कृष्ण आडवाणी को गिरफ्तार कर सुर्खियों में आए उस वक्त के पुलिस अफसर RK सिंह कांग्रेस की मेहरबानियों से मरकजी दाखिला सेक्रेटरी के अहम ओहदे तक पहुंचे, लेकिन रिटायर होने के फौरन बाद उन्होंने बीजेपी का दामन थामा और वजारत दाखिला की कार्रवाइयों पर सवाल उठाए। उसके बाद महाराष्ट्र पुलिस के साबिक सरबराह सत्यपाल सिंह ने भी इसी पार्टी की रुकनियत इख्तियार की और तो और मुल्क के सबसे हसास खुफिया महकमा रॉ के साबिक सरबराह संजीव त्रिपाठी ने भी जब रिटायरमेंट के बाद अपना सियासी नजरिया साफ किया तो वहां भी भगवा रंग ही उभर कर सामने आया। काबिल गौर ये है कि एक दीगर खुफिया महकमे IB के कई अफसरान पर ही गुजरात में हुए फर्जी एनकाउंटर की साजिश में शामिल होने का इल्जाम है। खास बात यह कि बीजेपी के हामी इन अफसरान की अहम ओहदों पर तकरूरी कांग्रेस के दौरे इक़्तिदार में हुई, जो अकलियतों से हमदर्दी के दावे करने में पेशे पेश हैं। ऐसे में सवाल उठना वाजिब है कि क्या मुसलमानों की पुलिस और हिफाजती महकमों से जो शिकायत रही है उसमें ऐसे अफसरान के नजरिए का भी क्या कोई रोल रहा है। सवाल ये भी है कि क्या इस नजरिए के अफसरान को जानबूझकर किसी खास पॉलिसी के तहत हिफाजती महकमों की जिम्मेदारियां सौंपी गयी। समाजवादी पार्टी के सीनियर लीडर नरेश अग्रवाल ने तो इस बात को काफी हद तक तस्लीम भी किया है। जो लोग तुरंत रिटायर होने के बाद जाति में आना चाहते हैं वो रिटायरमेंट से पहले फिर अपने पद का उन राजनीतिक दलों के दबाव में दुरुपयोग करने लगते हैं और इस पर प्रतिबंध होना चाहिए, क्योंकि सभी लोग नेताओं को गाली देते हैं और सभी लोग राजनीति में आना चाहते हैं, तो कहीं न कहीं कोई बात तो है। इस इशू पर JDU के लीडर अली अनवर इन अफसरान के हसास तरीन ओहदों पर तकरूरी को लंबी प्लानिंग का नतीजा मानते हैं। उनका कहना है कि सिर्फ 1-2 दिन में ये सब नहीं हो जाता। एक दिन में तो ऐसा होता नहीं है, पहले से इस तरह की बातें उनके दिमाग में रही होंगी, सेना में इतने उच्च पद पर रहते हुए और इस तरह के स्कूल के वो थे, तो अपने असली जगह पर वो चले गए। इतने बड़े पैमाने पर हिफाजती महकमों के अफसरान का एक खास सियासी नजरिए का हामी पाया जाना इस शक की गुंजाइश पैदा करता है कि कहीं बेकसूर मुस्लिम नौजवानों की बड़ी पैमाने पर गिरफ्तारियां इनके इस नजरिए की ही वजह से तो नहीं है, क्योंकि कुछ ऐसे ही पुलिस अफसरान के कारनामों से मजबूर होकर सुप्रीम कोर्ट तक को ये हिदायत देनी पड़ी कि अब उन पुलिस अफसरान पर भी कार्रवाई होगी जिनके जरिए गिरफ्तार किए लोग बेकसूर साबित होते हैं। शायद ऐसे अफसरान की जानिबदार कार्रवाइयों के बाद मरकजी हुकूमत ने भी सियासतों को खत लिखकर कहा कि किसी शक में गिरफ्तार से पहले सबूत इकट्ठा किए जाएं।
हालांकि मरकजी हुकूमत ने बेकसूर मुस्लिम नौजवानों की रिहाई की भी बात कही, मगर इस हिदायत पर खुद कांग्रेस के इक़्तिदार वाली रियासतों में भी अमल होता नजर नहीं आया। अब सवाल ये है कि क्या हुकूमत के ऐसे फैसलों में भी मखसूस नजरिए वाले अफसरान ही तो हायल नहीं। आलमी समय के लिए ब्यूरो रिपोर्ट के साथ मासूम सिद्दीकी। नाज़रीन, आपने ये पैकेज देखा, ये रिपोर्ट देखी, किस तरह से हर महकमे के लोग, अफसरान जो हैं वो एक खास पार्टी को ज्वाइन कर रहे हैं। हालांकि ये सिलसिला दूसरी पार्टियों में भी है, लेकिन दूसरी पार्टियों में कम लोग गए हैं और अभी हालिया दिनों की बात करें तो ज्यादातर लोग कहीं ना कहीं एक खास पार्टी में शामिल हुए हैं। इसकी क्या वजूहात हैं और इसका आने वाले वक्त में क्या असर पड़ेगा, इन सारी चीजों पर बातचीत करने के लिए सबसे पहले चलते हैं हम हैदराबाद, जहां हमारे साथ मौजूद हैं 1970 बैच के IAS अफसर शफीकुज़्ज़मा साहब, जो अभी गुज़श्ता कुछ दिनों पहले रिटायर हुए हैं। शफीक साहब, आपने रिपोर्ट देखी और आपने देखा हो किस तरह से चाहे IPS अफसर हों, IAS अफसर हों, आर्मी ऑफिसर्स हों, चाहे हसास इदारों के अफसर्स हों, वो एक खास पार्टी को ज्वाइन कर रहे हैं। और हद तो ये हो गई है कि कुछ लोगों में, अगर सतपाल सिंह की बात करें तो बंबई के पुलिस चीफ रहते हुए उन्होंने इस्तीफा दिया और दूसरे दिन वो BJP में शामिल हुए। इन सारी चीजों को आप किस तरह से देखते हैं शफीक साहब? देखिए, बुनियादी तौर पर एक बात हम लोगों को यह समझनी चाहिए कि जो नौकरशाह हैं, चाहे IAS ऑफिसर्स हों, चाहे IPS ऑफिसर्स हों, वो उसी समाज से आते हैं जिस समाज का हम सभी हिस्सा हैं। तो अगर समाज के अंदर फिरकावारियत बढ़ेगी, अगर समाज के अंदर औरतों का एहतराम घटेगा, अगर समाज के अंदर दलितों के खिलाफ मजालिम बढ़ेंगे, अगर समाज के अंदर मुसलमानों के खिलाफ नफरत बढ़ेगी, तो लाजमन उसका असर ब्यूरोक्रेट्स पे भी पड़ेगा, इसलिए कि ब्यूरोक्रेट्स उसी समाज से आते हैं। तो ये जो है अभी जो माहौल बना है उसमें फितरी तौर पे ये जो रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट्स हैं वो एक खास पार्टी की तरफ जा रहे हैं। और अगर आप इसके बुनियाद पे गौर करें तो मुझे याद पड़ता है कि 1967-68 राइट के सिलसिले में मिसेस सुभद्रा जोशी ने एक तहकीक किया था, जो कि राज्यसभा की मेंबर थी जी, और उन्होंने उस वक्त कहा था कि मुनज़्ज़म तरीके पे संघ परिवार की ज़हनियत रखने वाले लोगों को ब्यूरोक्रेसी में दाखिल किया जा रहा है। और वो जो पब्लिकेशन था वो DAVP के जरिए छपा था, डायरेक्टरेट ऑफ ऑडियो एंड विजुअल पब्लिसिटी। तो इसके मानी है कि हुकूमत हिंद के भी इल्म में था। तो ऐसा नहीं है कि अचानक एक दिन में ये चीज पैदा हो गई है। ये जहर जो है ये पिछले कई दहाइयों से चल रहा है। अब उस दरख्त में फल फूल आ रहे हैं और जो ऑफिसर्स जो उस ज़हनियत के हैं वो उस मखसूस पार्टी की तरफ जा रहे हैं। नहीं, तो आपका कहने का मतलब यह है शफीकुज़्ज़मा साहब कि आपने ये फरमाया कि हम लोग भी, जो भी अफसरान हैं, वो भी समाज से ही आते हैं और समाज से आने वाले लोगों में समाज में जो चीजें हो रही हैं उनका असर होता है। तो आपकी बात अगर माने तो आप ये कहना चाह रहे हैं कि पिछले कुछ दिनों में या कुछ सालों में समाज में फिरकावाराना जो सोच है वो ज्यादा बढ़ी है। बिल्कुल तो बिल्कुल वाज़ेह हो रहा है कि समाज में फिरकावाराना सोच बढ़ी है और फिरकावाराना बीच में जो उसके जो असरात दब गए थे या ज़ायल हो गए थे वो फिर से उभरना शुरू हुए हैं। हमारे साथ यहाँ स्टूडियो में मौजूद हैं ज़िक्रुर रहमान साहब, साबिक सफारतकार हैं और इंडिया अरब कल्चर सेंटर के डायरेक्टर भी हैं। जामिया मिलिया इस्लामिया से भी इनका ताल्लुक है रिटायरमेंट के बाद। आइए रहमान साहब से जानने की कोशिश करते हैं कि क्या वजह है कि एकाएक ये दिख रहा है कि बहुत सारे अफसरान सर्विस से फारिग होते ही एक खास पार्टी की तरफ रुजू करते हैं। ज़िक्रुर रहमान साहब। मैं शफीक साहब की एक बात से तो बिल्कुल इत्तेफाक करता हूं कि समाज में जो भी कुछ होता है उसका असर जो है वो वहां के सारे तबकों पर आता है। लेकिन एक बात बहुत जरूरी है हमें समझनी कि ये सब चीज 1970 के बाद ज्यादा जाहिर हुई है और खासतौर पर 1977 में जब इमरजेंसी लिफ्ट हुई और जब जनता पार्टी आई तो जनता पार्टी में मुख्तलिफ पार्टियों के लोगों ने ज्वाइन करके एक हो गए थे। उस वक्त जो है वो इस तरह के एलिमेंट्स, इस तरह के अनासर जो है वो सरकारी महकमों में ज्यादा दाखिल हुए, खासतौर पर इत्तलात और नशरियात में, और उसके बाद जो है हमारी अपनी जो सिक्योरिटी एजेंसीज हैं उसमें इनको ज्यादा दखल अंदाजी मिली। एक बात। दूसरी बात यह है कि ये जो आजकल जो आप नया ट्रेंड देख रहे हैं कि साहब वो
अचानक जो है आर्मी के और फौज के और रॉ के या इंटेलिजेंस ब्यूरो के और बाकी जो हमारे ब्यूरोक्रेट्स हैं वो सब जाने शुरू हुए, तो उसमें बहुत से लोग ऐसे हैं जो अपॉर्चुनिस्ट हैं, जो सिर्फ अपने फायदे के लिए जा रहे हैं, अपने मफाद के लिए जा रहे हैं। उनको ये मालूम है कि अगर उनको सरकार की तरफ से ये इशारा मिल जाता कि आप रिटायर हो रहे हैं, आपको रिटायरमेंट के बाद जो है हम आपको ये पोस्ट मिल जाएगी, ये हो जाएगा, तो वो उसी के साथ रहते। लेकिन जहां उनको ये अंदाजा हुआ कि अब हमें कुछ मिलने वाला नहीं है, तो उन्होंने सोचा कि फौरन जो है हम दूसरी तरफ जाएं और दूसरी तरफ जाके शायद हमें कुछ मिल जाए। नहीं, तो अगर ऐसी बात है रहमान साहब, आपकी बात सुन रहा हूं, तो इसका मतलब कि जब उन्होंने ये जहन बना लिया था कि इस जो हुकूमत में बरसर इक़्तिदार जो जमात है उससे उनको शायद रिटायरमेंट के बाद कुछ नहीं मिलेगा, तो जाहिर सी बात है कि अपने दौरे जिस पीरियड में वो नौकरशाह थे, तो वो कुछ ना कुछ ऐसा काम जरूर करते होंगे कि जिस जमात में वो जा रहे हैं उसको फायदा पहुंचे। नहीं, यकीनन वो तो करेंगे। अब तो यकीनन जब वो जा रहे हैं तो उस जमात में अपनी साख को, अपनी बुनियाद को मजबूत बनाने के लिए वो जरूर कुछ न कुछ ऐसी बातें करेंगे जो समाज के लिए नुकसानदेह होंगी या उस पार्टी को फायदा पहुंचाएंगे। देखिए, हमेशा ये रहा है, खासतौर पर अगर आप देखिए कि अगर आप गवर्नमेंट से रिटायर होते हैं तो आपके पास एक बैन होता है कि आप 1 साल तक या 2 साल तक जो है आप कहीं काम नहीं कर सकते। लेकिन सियासत सिर्फ अकेला एक ऐसा मैदान है कि आप आज रिजाइन कर दीजिए और दूसरे दिन आप जाके वहां ज्वाइन कर लीजिए। यानी आप कूलिंग ऑफ पीरियड जो है वो तो हर हालत में रखना चाहिए। आपको सरकारी राज मालूम होते हैं, आपको सारी चीजें मालूम होती हैं कि किस तरह क्या करना है। आप अपोजिशन पार्टी में चले गए या किसी ऐसी पार्टी में चले गए जो समाज के लिए बहुत सारे लोगों की निगाह में जो है वो फायदेमंद नहीं है, सूदमंद नहीं है, नुकसानदेह है, आप उसमें जाके जब कोई भी ऐसी जो है डिसीजन लेंगे या कोई भी बात करेंगे तो यकीनन जो है वो समाज को फायदा नहीं मिलेगा। और जो तबके हैं और खासतौर पर जिस एक तबके की तरफ या जिस एक पार्टी की तरफ जा रहे हैं और उस पार्टी की रेपुटेशन जो है वो बिल्कुल क्लियर है, वो दिखाते हैं कि साहब हमारे यहाँ कौमियत ज्यादा है। हम कौमियत तो सभी के पास है, किसके पास कौमियत नहीं? कौन सी ऐसी पार्टी है? सब नेशनलिस्ट पार्टीज है। लेकिन ये दिखाना कि साहब हम नेशनलिस्ट हैं और हम ही आप लोगों को देख सकते हैं और हम ही आपके अमन और सलामती और आपके जो है वो अच्छाई के लिए देख सकते हैं, बाकी पार्टियां नहीं दे सकती। सिर्फ इस नाम से उन लोगों को खींचने की कोशिश कर रहे हैं। उन लोगों ने हिंदू नेशनलिज्म और इंडियन नेशनलिज्म में फर्क खत्म कर दिया। एग्जैक्टली, दिस इज व्हाट एग्जैक्टली इज हैपनिंग। वो ये असल में यही हो रहा है। देखिए, आप इंडियन नेशनलिज्म जो सारी पार्टियां नेशनलिस्ट हैं, आप किसी भी पार्टी को जाके ज्वाइन कर सकते हैं, लेकिन आप क्यों एक पार्टी की तरफ जाना है? उसकी वजह यह है कि वो जो पार्टी है, जो हिंदू नेशनलिज्म जो है, वो ये कहते हैं कि साहब हम हैं अकेले नेशनलिस्ट पार्टी है, इसलिए आप हमारे यहाँ आइए, हमारे यहाँ ज्वाइन कीजिए। उनको पता है कि उनको कहीं और कोई रास्ता मिल नहीं रहा है, कोई और जगह मिल नहीं रही है। उन्होंने कहा कि शायद इसको ज्वाइन करने के बाद, मैं आपको एक मिसाल दे देता हूँ। एक साबिक सफीर साहब है हमारे, उन्होंने एक यही पार्टी ज्वाइन की जो जिसके बारे में बात हो रही है कि मखसूस पार्टी उन्होंने ज्वाइन की। क्या उनको यह था कि साहब मैं किसी तरह फॉरेन सेक्रेटरी बन जाऊं? जब वो फॉरेन सेक्रेटरी नहीं बन पाए और उनको ये हुआ कि मैं नहीं बन सकता, तो उन्होंने फौरन जो है ये कहा कि साहब जैसे वो रिटायर हुए फौरन उन्होंने जाके दूसरी पार्टी ज्वाइन की कि शायद अब मुझे कुछ मिल जाए। एक तबका ये भी है उसमें, मतलब एक। चलिए, आप ये कहना चाह रहे हैं रहमान साहब कि एक तो ये कि कहीं ना कहीं इस सोच के लोग 1970 के बाद जो सरकार बनी थी उसमें बहुत सारे ऐसी पार्टियों की भी शमूलियत थी जो शायद माशरे को अलग करने की सोच रखती हैं। उस दौर से आगे चलते हुए कुछ अफसरान ऐसे भी आ गए हैं माशरे में और सर्विसेज में जो चाहते हैं कि रिटायरमेंट के बाद उनका कहीं ना कहीं रिहेबिलिटेशन हो। और कुछ लोग ऐसे हैं जो सरकार से नाराज होते हैं तो अपनी मौका परस्ती को हासिल करने के लिए, अपनी चीजों को हासिल करने के लिए भी वो एक जमात में जाने की कोशिश कर रहे हैं। आइए बात करते हैं निजामुद्दीन साहब से और जानने की कोशिश करते हैं कि वो इस पूरे मामले को किस नजर से देखते हैं। देखिए, सबसे पहले तो मैं एक बात पे आपका ध्यान चाहता हूं। आपने देखा होगा कि बेस्ट बेकरी मामला हुआ, उसके अलावा मक्का मस्जिद मामला हुआ। इसमें जिन लोगों को अरेस्ट किया गया, जाहिर सी बात है वो अक़लियती तबके के लोग थे। उसके बाद जो सारी चीजें आपके सामने हैं, कर्नल पुरोहित जी उसमें इन्वॉल्व हुए, उसमें साध्वी इन्वॉल्व हुई। तो कहना मैं ये चाह रहा हूं कि जिन एजेंसीज ने उस हादसे की जिम्मेदारी मुस्लिम नौजवानों के ऊपर थोपी, जी, और बाद में फिर ये चीज जो है फिर निकल के आती है कि नहीं इसमें ये लोग इन्वॉल्व थे, तो ये एक बहुत बड़ा मुल्क के लिए बहुत बड़े खतरे की बात है कि जिस हादसे के लिए एक एजेंसी ने उन लोगों को जिम्मेदार ठहराया,
फिर उसी हादसे के लिए दूसरी एजेंसी ने जो है या उन्हीं से जुड़ी निजामुद्दीन साहब आपके पास वापस आएंगे। आपने एक बहुत अहम मुद्दा उठाया है, लेकिन वक्त हो गया है ब्रेक का। ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो गुफ्तगू जारी रहेगी। इस टेलीशॉप आपके लिए लेकर आया है दुनिया का सबसे छोटा मोबाइल। ये है वर्ल्ड का सबसे स्मॉल एंड स्मार्ट वॉइस कार्वलो मोबाइल। दोस्तों, मोबाइल का फर्स्ट लुक तो मैंने आपको दिखा दिया। आई एम डैम श्योर ये फोन आपको इतना पसंद आएगा जब मैं आपको इसकी खूबियों के बारे में बताऊंगी कि आप बिना इंतजार किए हमारे स्क्रीन पर चल रहे नंबर्स पर हमें फोन करेंगे और ये मोबाइल ऑर्डर करेंगे अपने लिए और अपने चाहने वालों के लिए। वाओ, ये है दुनिया का सबसे छोटा मोबाइल, वॉइस मोबाइल। वर्ल्ड के सबसे स्मॉल एंड स्मार्ट वॉइस मोबाइल की स्पेसिफिकेशंस। दोस्तों, इसमें है डुअल सिम, FM, रेडियो, ब्लूटूथ, MP3, MP4 प्लेयर्स, डिजिटल कैमरा। वॉइस मोबाइल आपको मिल रहा है सिर्फ 999 में। वॉइस मोबाइल का प्रोडक्ट कोड है R50722। आपके लिए है स्पेशल ऑफर। यदि आप अभी किसी भी डेबिट या क्रेडिट कार्ड से ऑर्डर करते हैं तो आपको मिलेगी 10% की छूट। वर्ल्ड के सबसे स्मॉल एंड स्मार्ट वॉइस मोबाइल को मंगवाने के लिए अभी डायल करें 096-509-77777। पंजाब के कस्टमर्स के लिए लोकल नंबर है 07307077777। दुबई के कस्टमर्स के लिए नंबर है +97155935697। आप हमें SMS भी कर सकते हैं ATS to 57575। वेबसाइट साल तो तुम मुझसे डोनेशन लेती थी, इस बार क्यों नहीं? वो आपने डांस क्लासेस बंद कर दी ना। अरे रिटायर हो गई तो क्या हुआ, रेगुलर इनकम तो अब भी आती है। मतलब नेशनल पेंशन सिस्टम। नेशनल पेंशन सिस्टम ये 60 की उम्र तक पैसे बचाता और बढ़ाता है और फिर उन्हीं पैसों को हर महीने सैलरी की तरह आप तक पहुंचाया जाता है। 1800110708 इनकी वेबसाइट www.pfrda.org.in। नेशनल पेंशन सिस्टम में इन्वेस्ट करने से टैक्स भी बचता है। नेशनल पेंशन सिस्टम। निम्न आय वर्ग के परिवारों के लिए समाजवादी पार्टी शुरू करेगी समाजवादी पेंशन योजना, जिससे आर्थिक मदद के साथ साथ शिक्षा, साक्षरता तथा स्वास्थ्य संबंधी सुविधाएं भी उपलब्ध होंगी। समाजवादी पार्टी द्वारा ये देश की सबसे बड़ी सामाजिक सुरक्षा की पहल होगी। अब आपके खाते में जमा होंगी खुशियाँ। समाजवादी पार्टी को वोट दें। ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर खैर मकदम है। ब्रेक में जाने से पहले निजामुद्दीन साहब बता रहे थे कि इसी तरह के अफसरान की वजह से शायद कुछ मुसलमान नौजवान जो हैं, आपने सुना होगा कि बेकसूर पकड़े जाते हैं, चाहे कहीं धमाका होता है, इन नौजवानों को पकड़ा जाता है और सालों तक ये जेलों में रहते हैं। इसी पे आइए दिखाते हैं एक ऐसे ही बेकसूर शख्स की कहानी जो बाज़ तंग ज़हन और मुतासिब अफसरान की वजह से अपनी जिंदगी के बेशकीमत 8 साल जेल की कारकोठरी में बिताने के बाद बाइज्जत बरी कर दिया गया। आइए देखते हैं रिपोर्ट। ये है बिहार के वैशाली के अब्दुल्ला, जो नाकर्दा गुनाह की सजा में अपनी जिंदगी के बेशकीमत 8 साल जेल की सलाखों के पीछे काट चुके हैं। एक ऐसे इल्जाम के लिए जिसे कोई भी शरीफ आदमी बर्दाश्त नहीं कर सकता, यानी दहशतगर्द होने का इल्जाम। जी हाँ, बनारस के एक मदरसे में तालीम हासिल कर रहे इस नौजवान को दहशतगर्द कहकर जेल में डाल दिया गया, एक ऐसे गुनाह के लिए जिसका उससे दूर दूर तक कोई वास्ता नहीं था। 31 जनवरी 2006 को पुलिस अब्दुल्ला को तफ्तीश के नाम पर उठाकर ले गई थी। जब वो उनके किसी काम के नहीं रहे तो उन्हें कोलकाता पुलिस के हवाले कर दिया गया। फिर शुरू हुआ कोलकाता पुलिस का खेल। अब्दुल्ला को जम्मू कश्मीर का दहशतगर्द भी करार दिया गया। उसे अदालत से बार बार रिमांड पर लिया गया। इस दौरान उसे जेल की कालकोठरी में अपनी जिंदगी गुजारनी पड़ी।
पुलिस को पूरा अधिकार है, पूरा इख्तियार है कि अगर उसको किसी के ऊपर संदेह हो तो पूछताछ कर सकती है, क्योंकि देश की सुरक्षा का सवाल है। लेकिन अगर किसी को वो पूछताछ करती है तो पूछताछ के नाम पर उसको परेशान न करे, और पूछताछ करने के पश्चात अगर उसको समझ में आ जाए कि ये व्यक्ति जो है निर्दोष है तो उसको फौरन छोड़ देना चाहिए। ये नहीं देखना चाहिए कि लोग क्या कहेंगे, क्योंकि वो मीडिया में और पुलिस का एक अप्रोच गलत है। जब किसी व्यक्ति को मात्र वो पूछताछ के लिए पकड़ते हैं, उसके संग संग जो है मीडिया में वो क्या बयान दे देते हैं कि उसको दुनिया का सबसे बड़ा दहशतगर्द और न जाने किन किन संगठनों का सदस्य बना दिया जाता है। और सरकार को चाहिए कि इस तरह के लोग जो पकड़े जाते हैं उनके लिए एक ऐसी न्याय व्यवस्था बनाए, स्पेशल कोर्ट जहां उनका ट्रायल चले, ताकि उनको जल्दी से जल्दी इंसाफ मिल सके। 8 साल तक मुकदमा चलने के बाद आखिरकार 26 फरवरी 2014 को कोलकाता कोर्ट ने उसे बेकसूर करार देते हुए बाइज्जत बरी कर दिया। अब्दुल्ला को मलाल इस बात का है कि बनारस और कोलकाता पुलिस की पूछताछ के बाद पुलिस इसी नतीजे पर पहुंची कि वो बेकसूर है। इसके बावजूद दहशतगर्दी के नाम पर उसे इतने बरस जेल में गुजारने पड़े। अब सवाल ये उठता है कि सुप्रीम कोर्ट के हुक्म के बाद क्या इन कसूरवार पुलिस वालों को कोई सजा दिला सकता है? क्या कोई अब्दुल्ला की जिंदगी के कीमती 8 साल वापस लौटा सकता है? उसके ऊपर लगा ये बदनुमा दाग क्या हटाया जा सकता है? और सवाल ये भी उठता है कि कब तक ऐसे बेकसूर मुसलमान नौजवानों को दहशतगर्दी के इल्जाम में पकड़ा जाता रहेगा? और जब ऐसे ही तंग ज़हन अफसरान सियासत में उतर आएंगे तो इन मुस्लिम नौजवानों का क्या होगा? आलमी समय के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। आइए चलते हैं हैदराबाद और शफीकुज़्ज़मा साहब से जानने की कोशिश करते हैं कि जो रिपोर्ट अभी हमने दिखाई है, आपने भी सुना होगा कि अक्सर ऐसा होता है कि मुस्लिम नौजवान पकड़े जाते हैं। आजकल एक तरीका चला हुआ है कि कहीं कोई धमाका होता है तो सबसे पहले जो चीज़ जहन में आती है वो होता है एम, यानी कि मुस्लिम। पूरी तफ्तीश मुस्लिम महलों से शुरू होती है, पकड़ा जाता है मुस्लिम नौजवान और उसके बाद जो सजा होती है वो भी मुस्लिम नौजवान। और कभी कभी ऐसा होता है कि शायद वो मुस्लिम नौजवान बेकसूर पकड़ा गया था, उसे बाद में छोड़ा जाता है। तो क्या ये सारा इसी वजह से होता है कि हमारे सारे जो हसास इदारे हैं उसमें कुछ मुतासिब लोग बैठे हुए हैं? शफीकुर-रहमान साहब, शफीकुज़्ज़मा साहब जी, सुन रहा हूं। तो क्या ये जो आपने सुना होगा कि हैदराबाद में भी जो मक्का मस्जिद का ब्लास्ट हुआ था उसमें कुछ मुस्लिम नौजवान पकड़े गए, बाद में पता चला कि उस धमाके में मुसलमानों का हाथ नहीं था। तो क्या जो मुतासिब अफसरान बैठे हैं जो रिटायर होने के बाद कोई ये खास फिरका परस्त पार्टी ज्वाइन करते हैं, ये उन्हीं की करतूत होती है? देखिए भाई, मैं कह रहा था कि ये तो बुनियादी तौर पे उसी जहनियत का अक्कास है जो कि धीरे धीरे जो है हर ब्यूरोक्रेसी के हर शोबे में सरायत किया है। अब इसमें ब्यूरोक्रेसी का भी रोल है, मीडिया का भी रोल है। जैसे ही कोई धमाका होता है उसकी आवाज खत्म होने से पहले पहले जो है वह मीडिया भी शुरू कर देता है कि इसमें मुसलमानों का हाथ था, मुसलमान दहशतगर्दों का हाथ था। पुलिस वालों भी वही राग लाते हैं, मीडिया उसको जो है ऑर्केस्ट्रेट करता है। तो बुनियादी तौर पे ये इस वजह से हो रहा है कि जब तक के स्टेट अकाउंटेबिलिटी फिक्स नहीं होगी या एक स्टेट के जो एजेंट्स है उनकी अकाउंटेबिलिटी फिक्स नहीं होगी, तब तक इस चीज को रोकना बहुत मुश्किल है। इसलिए मेरा सवाल आपसे ये है शफीकुज़्ज़मा साहब कि हमने ये देखा है कि किस तरह से रिटायरमेंट के बाद एक अफसरान, सीनियर अफसरान वो एक खास पार्टी को ज्वाइन करते हैं जिसकी एक खास आइडियोलॉजी है, एक खास सोच है। तो क्या जब इस तरह का मामला, एक मुस्लिम नौजवान का मामला उन अफसरान के पास जाता होगा जो जहनी तौर पे उस तरह के हैं, इस फिरकापरस्त सोच के हैं, तो जाहिर सी बात है कि उस नौजवान की बात तो कोई सुनता ही नहीं होगा और उसको बगैर ट्रायल, बगैर किसी चीज को उसको जेल में डाल दिया जाता है, सालों साल बंद रहते हैं। तो ये एक बहुत अहम मसला हो गया है। तो इस पे आप साबिक ब्यूरोक्रेट हैं, आपने काफी लंबे वक्त तक आंध्र प्रदेश में होम डिपार्टमेंट में भी सर्व किया आपने, आप इन पूरी चीजों को किस तरह से देखते हैं? देखिए, मैं इस सिलसिले में यही कहना चाह रहा हूं कि जहनियत जो इस तरह के जहनियत के जो लोग हैं वो जाहिर है कि उनसे आप ऐसी उम्मीद नहीं कर सकते हैं कि पूरी इंसाफ करेंगे या फेयर प्ले करेंगे। लेकिन उसके बावजूद अगर स्टेट अकाउंटेबिलिटी फिक्स की जाने लगे और खाती अहदेदारों को सजा मिलने लगे तो बहुत मुमकिन है कि इस तरह के जो जहनियत के अहदेदार हैं वो भी इस पे अमल करने में, अपनी जहनियत को बरवकार लाने में सेकंड थॉट्स रखेंगे। इसलिए कि जब अगर उनको मालूम होगा कि मुझे सजा मिलेगी, अगर ये बात साबित हो गई कि बेगुनाह लोगों को फंसाया गया तो मुझे सजा मिलेगी, जाहिर है कि वो इसके मामले में एहतियात बरतेंगे। और इसके अंदर देखिए एक चीज और भी है कि जहनियत को सिर्फ आप इससे खत्म नहीं कर सकते हैं कि
उनको जो है वो आप ट्रेनिंग दें, सेंसिटाइज करें अबाउट सेकुलरिज्म, मल्टीकल्चरल रिक्वायरमेंट ऑफ ए मल्टीकल्चरल सोसाइटी, या फिर आप उनको जो है 2 साल 4 साल जो है पाबंद कर दें कि एम्प्लॉयमेंट के बाद, रिटायरमेंट के बाद आप किसी पॉलिटिकल पार्टी को ज्वाइन नहीं करेंगे। लेकिन सबसे ज्यादा मौसर जो तरीका हो सकता है वो ये हो सकता है कि अगर 2-4 लोगों को सिंबॉलिक तौर पर भी सजा होने लग गई तो ये जहनियत जो है खुद ब खुद दब जाएगी। हमारे साथ जिक्र रहमान साहब मौजूद हैं। जिक्र रहमान साहब, आपसे जानना चाहेंगे कि क्या ये नहीं लगता कि इस तरह के जो अफसरान हैं जिनका अपना एक राजनीतिक और एक सियासी सोच होती है और उनका जहन पहले से बना होता है, रिटायरमेंट से 2-4 साल पहले से वो तैयारी कर रहे होते हैं कि उनको क्या करना है, तो आखिरी के चंद सालों में जिस तरह के इकदाम वो करते हैं, चाहे वो मुसलमानों के हवाले से हो या चाहे जो भी हो, उन चीजों पे जब वैसा अफसर रिटायरमेंट के बाद कोई पार्टी ज्वाइन करता है तो उस पर सरकार को नजरसानी करनी चाहिए, उनके सारे डिसीजन का रिव्यू होना चाहिए। देखिए, ऐसा है कि जहां तक उनके डिसीजंस हैं उनको रिव्यू तो जितने भी लोग आते हैं उसका तो वो तो खैर शायद मुमकिन नहीं हो, लेकिन नहीं, अभी आपने सुना कि शफीकुर रहमान साहब अकाउंटेबिलिटी की बात कर रहे थे। हाँ, अकाउंटेबिलिटी और मुहासबा जरूर होना चाहिए। और मुहासबा जो है वो देखिए ऐसा है कि हमारे यहाँ अमन और सलामती के नाम पर आज आप जो चाहें कर लें, और खासतौर पर तबके के, इस हमारे समाज के कई तबके एक साथ मिल जाते हैं उस अमन सलामती के नाम पे, चाहे वो मीडिया के कुछ लोग हों, चाहे वो सियासी पार्टियां हों, और इस तरह की ऐसी सियासी पार्टियां हों जो सिर्फ एक तरफ देखती हैं, जिनकी निगाह एक रहती है। और जब आप समाज में इंसाफ नहीं दिलाते, देखिए अक़लियती तबका हिंदुस्तान में रहमान साहब आपको यहाँ पर रोकना पड़ेगा, वक्त हो गया एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो आपसे ही इस गुफ्तगू को जारी रखेंगे। लेते हैं एक ब्रेक। मुझे बवासीर है, खून भी आता है, लेकिन ऑपरेशन से डरता हूँ। वैद ऋषि का अर्शकल्प कैप्सूल और ट्यूब, 3 दिन 3 ही खुराक, 01125532553। अच्छा, मैं चाहे हिंदू की बेटी हूँ, चाहे हूँ मुसलमान की, हम ऐसे एक हैं जैसे हो बेटी एक ही माँ की। है दामन साझा, ख्वाबों के सितारे इसमें जड़ते हैं, बराबर भी हैं हम और साथ में आगे भी बढ़ते हैं। पता है, मेरे घर में खुल गई ख्वाबों की खिड़की है, मैं उसमें झांकती हूँ, एक नई ही दुनिया दिखती है। बुजुर्गों ने जो सींचे थे नई उम्मीद के पौधे, वो देखो लहलहाने लग गए हैं बातों बातों में। नया एक हौसला मुझ में है, आहट नन्हे पाँव की, अपनी तकदीर की गुल्लक भरे हर लड़की गांव की। नजर न तुम लगाओ यूं बदलती मेरी दुनिया को, चलेंगे साथ मिलके हम, है मेरी जिंदगी में रोज नया कदम। समाजवादी पार्टी, समाजवादी पार्टी को वोट दें। ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर खैर मकदम है। आज हम बातचीत कर रहे हैं कि किस तरह से एक के बाद एक अफसरान जो हैं वो भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन करते चले जा रहे हैं। इस बीच में ब्रेक में जाने से पहले हम बात कर रहे थे कि क्या इसका असर उनके फैसलों पर भी पड़ता है, और अगर ऐसा पड़ता है तो क्या उनके फैसलों का रिव्यू होना चाहिए। हमारे साथ आज स्टूडियो में मौजूद है विजय कुमार जौली, जो भारतीय जनता पार्टी के सीनियर लीडर हैं। सबसे पहले जौली साहब, आपका खैर मकदम है। अब आपसे मेरा सबसे पहला सवाल ये है कि क्या एक सोची समझी रणनीति के तहत इस तरह से चीजें हो रही हैं कि एक के बाद एक, चाहे फौजी हो, चाहे वो ब्यूरोक्रेट हो, चाहे वो रॉ और आईबी के अफसर हो, वो बीजेपी ज्वाइन करते चले जा रहे हैं। देखिए, मैं सबसे पहले तो इस बात को स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि हवाएं जब चलती हैं तो वो मुल्क की सरहदों तक सीमित नहीं रहती, वो मुल्क के साथ दुनिया को भी अपने साथ प्रभावित करती हैं। और आज की जो राजनीतिक हलकों में हवा है वो है कि मोदी का और भारतीय जनता पार्टी का सिक्का चलने के कगार पर है। जिस प्रकार से उन्होंने गुजरात के अंदर तीसरी बार गुजरात की जनता के वोट के द्वारा वहां पर दोबारा सरकार बनाई, और जिस सुशासन का नारा लेकर
वो आगे विकास की राह पर बढ़े। इसलिए ये स्वाभाविक है, चाहे शिक्षक हों, चाहे राजनेता हों, चाहे ब्यूरोक्रेट्स हों, चाहे पूर्व सैनिक हों या हिंदुस्तान की जमात का कोई भी व्यक्ति हो, हर एक कोई उस ट्रेन पर चढ़ना चाहता है जो एक्सप्रेस और तेज गति से चलने वाली ट्रेन हो। और चलती हुई ट्रेन, जिस ट्रेन के डिब्बे कहीं ना कहीं 10 साल जो ट्रेन यूपीए सरकार की चल रही थी और जो बीच में अपना स्ट्रीम खो बैठी विभिन्न मुद्दों के कारण, उसके कारण आज जिस प्रकार की एक दौड़ लगी हुई है, रेस लगी हुई है कि भारतीय जनता पार्टी की ट्रेन में चढ़ जाओ। जॉली साहब, मैं आपसे ही जानना चाह रहा था कि रिटायर्ड अफसरान क्यों ज्यादा ज्वाइन कर रहे हैं। आपने ये बताया कि एक हवा चली हुई है, ऐसा कुछ दिख नहीं रहा है। ज्यादातर जो हवा से जो जिन लोगों पे असर पड़ रहा है वो अफसरान है। कहीं ना कहीं ये वो अफसरान है जो शायद सियासी तौर पे आप लोगों से जुड़े हुए थे। और एक चीज और है कि आप उन लोगों को ला करके कहीं ना कहीं ये भी बताने की कोशिश कर रहे हैं कि ये अफसरान बहुत अच्छे हैं, भले उनकी कारकर्दगी कुछ हो। आपके यहाँ आरके सिंह ने ज्वाइन किया है, हिंदुस्तान के होम सेक्रेटरी रहे हैं, अपने पीरियड में कोई बहुत बड़ा कारनामा नहीं कर पाए, लेकिन आते ही पार्टी में आते ही जिस सरकार में सर्व किया उन्होंने, उसके ऊपर उंगली उठा रहे हैं। तो क्या ये सब कुछ सोचा समझा है? देखिए, मैं ये मान के चलता हूं कि ये सोची समझी कोई रणनीति नहीं हो सकती है। जो ब्यूरोक्रेट्स होते हैं वो अपने कार्यकाल में अपनी बेस्ट कोशिश के तहत जो भी सरकार ऑफ द डे होती है उस सरकार के साथ हाथ मिलाकर उस सरकार के योजनाओं को आगे बढ़ाते हैं। हाँ, ये जरूर है, मुंबई के जो एडिशनल कमिश्नर ऑफ पुलिस रहे, उन्होंने अपने समय में रहते हुए अभी पिछले महीने अपनी जॉब से वीआरएस ले लिया और उसके बाद भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन किया। देखिए, ऐसा है हाँ, एक एक करके पूछिए। पहले रहमान साहब पूछना जी। एक मिनट, जॉली साहब ने एक बात कही है और वो ये कही है कि साहब ये हवा चल रही है। इसका मतलब जॉली साहब ये बताना चाहते हैं सब मतलब ही है। एक हवा चल रही है तो वो उसमें आ गया, जैसा हवा निकल गई तो वो उस ट्रेन के डब्बे से निकल जाएंगे। इनका मतलब ये कहने का है। देखिए, मेरा मतलब बिल्कुल ये कहने का नहीं है। आपका जो कहने का मतलब है आप अपने तक सीमित रखिए। मेरा जो मतलब होगा मैं अपने आप अपने शब्दों में अपने मतलब और उस हवा को मैं व्याख्या करूंगा। जहां तक विकास साहब हमें भी पता है कि विकास कितना हुआ है और क्या हुआ है। जी बिल्कुल, तीसरी बार गुजरात के अंदर अगर मुख्यमंत्री दोबारा नरेंद्र मोदी बनाए तो विकास किया होगा। मुसलमानों ने भी, हिंदुओं ने भी, सिखों ने भी, ईसाइयों ने भी। जॉली साहब एक बहुत अहम सवाल कर रहे हैं। एक बहुत अहम सवाल मैं आपसे करना चाह रहा हूं। सबसे पहले तो ये जानना चाह रहा हूं कि आपने कहा कि एक हवा चली, आपने कौन सी ऐसी हवा चला दी कि जितने भी ब्यूरोक्रेट थे और जितने भी आर्मी रिटायर्ड थे वो आपके तरफ आए? इससे पहले भी कांग्रेस की हवा चली होगी, कई बार कांग्रेस की सरकार आई, बहुत बड़ी हवा थी। मैं एक चीज ये जानना चाहता हूं कि आपके पार्टी के वरिष्ठ नेता, बड़े नेता अक्सर ये बात कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी एक विचारधारा से जुड़ी हुई पार्टी है जो आरएसएस की विचारधारा को फॉलो करती है। तो कहीं ऐसा तो नहीं कि जो अफसरान आज आपकी पार्टी में शामिल हो रहे हैं वो उसी विचारधारा से जुड़े हुए रहे हों? जॉली साहब, और जब वो देखिए, ना केवल वो अफसरान, भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता होने के नाते, दिल्ली का पूर्व विधायक होने के नाते, भारतीय जनता पार्टी का विदेश विभाग का प्रमुख होने के नाते विजय जॉली भी न केवल भारतीय जनता पार्टी से अपितु राष्ट्र स्वयंसेवक संघ के साथ जुड़ा हुआ अपने आप को पाता है, क्योंकि ये एक संस्था है बिल्कुल सही बात है, जो वास्तव में राष्ट्रवादिता के आधार के ऊपर किसी के साथ तुष्टीकरण की राजनीति का प्रपंच नहीं रचाती है। सभी प्रांतों के लोगों को, मैं बाकियों के बारे में नहीं, आपने आरएसएस की बात करी, इसलिए आप उसका खुलासा करना आप हिंदू राष्ट्रवाद की बात कर रहे हैं कि भारत के राष्ट्रवाद की बात? देखिए, बिल्कुल, मैं राष्ट्र स्वयंसेवक संघ का सदस्य हूं, मैं भारतीय हूं, आई एम प्राउड टू बी इंडियन, और मैं अपने हिंदुत्व के ऊपर एक सवाल आपसे, जो लोग उसके सदस्य नहीं हैं, क्या वो कम भारतीय हैं? देखिए, मैंने ये नहीं कहा, जो आपकी शब्दावली हो सकती है। मेरे कहने का मतलब क्या है? मेरे कहने का मतलब है मुझे अपने भारतीय होने पर गर्व है, मुझे अपने हिंदुत्व होने पर गर्व है, मुझे देश के अंदर सेक्युलरवाद का प्रतिपादन करते हुए लोकतांत्रिक प्रणाली से निकले हुए व्यक्ति होने पर ये मेरे राष्ट्रवाद की बात नहीं है, ये मेरे पार्टी के व्यूज हैं। अगर मेरे इन पार्टी के व्यूज के साथ
कोई इत्तेफाक रख के हमसे हाथ मिलाता है, हम जॉली साहब ठीक है, आपकी बात मैंने सुन ली, आपकी बात सुन ली। स्वागत जॉली साहब 10 साल पहले आपकी पार्टी हुकूमत में थी और हमने देखा है कि कितना आपके यहाँ हिंदुत्व या कितना राष्ट्रवादिता थी और कितना आपके यहाँ करप्शन नहीं था। आप बिल्कुल साफ सुथरे दूध के धुले हुए लोग। देखिए अटल बिहारी वाजपेयी और उनके एक भी मंत्री के ऊपर कोई करप्शन के चार्जेस नहीं लगा सकता। करप्शन के चार्जेस लगे मनमोहन सिंह जी की सरकार के अंदर उनके मंत्रियों के ऊपर। इसलिए आप तथ्यों के आधार पर कहिए। नहीं, चलिए हम लोग बात कर रहे हैं, आधार पर बात करें। जॉली साहब, हवा में तीर आप चलाएंगे तो मैं उन तीरों को सुनने के लिए तो नहीं। आप एक भी बता दीजिए भारतीय जनता पार्टी का कोई भी मंत्री जो अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में आप येदियुरप्पा के बारे में क्या कहेंगे? एक भी कोई आप बीएस येदियुरप्पा के ऊपर क्या कहेंगे? नहीं छोड़िए, आज की बात करें, बीएस येदियुरप्पा के बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए येदियुरप्पा को आज भी हिंदुस्तान के किसी भी कमीशन ने, कोर्ट ऑफ इंक्वायरी ने इंडिक्ट नहीं किया। फिर आप चार्जेस लगे हैं, लेकिन नहीं आपने पूछा ना, सबको करप्शन आपने पूछा, हमने नहीं बिल्कुल बोला, हमने नहीं बोला, बिल्कुल हमने नहीं बोला। मनमोहन सिंह जी की क्या ये झूठ है? 2G के अंदर डी राजा ने क्यों? चलिए हमारे साथ, क्या आप डी राजा के हमारे साथ जॉली साहब, आप समर्थन करते हैं? बताइए ना। जॉली साहब, अगर मनमोहन सिंह की सरकार में कोई घोटाला हुआ, रहमान साहब आप बताइए ना। जॉली साहब आप बताइए, मनमोहन सिंह की सरकार का समर्थन करते हैं? चलिए हम चलते हैं हैदराबाद। एक मिनट हम लोग चलते हैं हैदराबाद में हमारे साथ। वाह वाह, हमारी सरकारों ने रहमान साहब पुख्ता बात कहीं और जा रही है और दोबारा हम सरकार में आए। चलिए जॉली साहब, आपने अपनी बात कह ली, हम लोग बहस पे वापस आते हैं। बहस इस बात पे है कि क्या जो अफसर फौज से या ब्यूरोक्रेसी से रिटायर होते हैं उनको तुरंत पॉलिटिक्स में आना चाहिए या नहीं आना चाहिए। हम चलते हैं हैदराबाद में रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट शफीकुज्जमा साहब हैं जो मौजूद हैं। शफीकुज्जमा साहब, आपने विजय जॉली की बात सुनी, क्या आप इनसे इत्तेफाक रखते हैं? देखिए मेरा कहना यह है कि ये जो ट्रेंड शुरू हुआ है जी ब्यूरोक्रेट्स का, खास करके बीजेपी को ज्वाइन करना, ये इंतहाई खतरनाक है। इसलिए कि इसको इनकरेज कर करके ये पार्टी बुनियादी तौर पे सिविल सर्विस के पूरे ढांचे को बर्बाद कर रही है जी। इसलिए कि ये ढांचा जो है कायम हुआ था एनोनिमिटी पे, इम्पार्शियलिटी पे, प्रोफेशनलिज्म पे जी। अगर इस तरह से अफसरान वेलकम किए जाएंगे दूसरी पॉलिटिकल पार्टीज में इमीडिएटली, या तो सर्विस में रहते हुए या इमीडिएटली आफ्टर रिटायरमेंट, तो उसका लाजमन नतीजा ये होगा कि ये लोग सर्विस के पीरियड में भी वो पॉलिटिक्स शुरू करेंगे, बिल्कुल, जो कि किसी भी तरह से मुनासिब नहीं है एक प्रोफेशनल सिविल सर्विस के लिए। जी नहीं, आपसे ये जानना चाह रहे हैं, आपने ये कहा था, मेरा सवाल ये था ब्रेक में जाने से पहले कि क्या इस तरह के अफसरान, या जैसे अभी साबिक फौज के जो चीफ हैं वीके सिंह, उन्होंने बीजेपी ज्वाइन की है, वैसे ही बहुत सारे लोग हैं, आरके सिंह होम सेक्रेटरी थे इंडिया के, उन्होंने ज्वाइन किया है, तो क्या जब इस तरह की चीजें हो रही हैं तो इन अफसरान की जब वो पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं तो उनके किए गए जो आखिरी के जो कुछ फैसले हैं उनका रिव्यू होना चाहिए? शफीकुज्जमा साहब, सवाल क्या है? मेरा सवाल यह है कि क्या इस तरह के अफसरान जो किसी पॉलिटिकल पार्टी को ज्वाइन करते हैं उनके किए गए फैसले, खास करके जो आखिरी दिनों के फैसले हैं, उनका रिव्यू होना चाहिए? देखिए बुनियादी तौर पे जो भी अफसर बाद में जो टेंडेंसी जाहिर कर रहा है, जाहिर है कि जब वो सर्विस में था तो वो टेंडेंसी जो है किसी न किसी मरहले पे जरूर जाहिर होंगे उनके फैसलों में। इसीलिए जब आज से 15-20 साल पहले एक एनुअल कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट में एक खाना हुआ करता था मोहतरमा इंदिरा गांधी के वक्त में जी, कि इस अफसर का रुझान क्या है अकलियतों के तय जी, और वो उसका असर होता हो ना होता हो, वो इम्पार्शियली लिखा जाता हो ना लिखा जाता हो, फेयरली लिखा जाता हो ना लिखा जाता हो, लेकिन इतनी बात तो बिल्कुल तय है कि उसके रहने की वजह से अफसरों के ऊपर एक किस्म का ज़हनी दबाव जरूर होता था कि उनका एटीट्यूड टुवर्ड्स माइनॉरिटीज जो है वो जांचा जाएगा या कोई उनका सीनियर ऑफिसर उसके ऊपर कमेंट करेगा। तो ये चीजें तो ये तो देखिए इंसान के अंदर तो हर तरह के जो है ट्रेंड्स या उसकी अपनी जहनियत जो है वो किसी न किसी सतह पे उभर सकती है। उसको रोकने का उसके रोकने के एडमिनिस्ट्रेटिव तरीके हैं, वो तरीके अगर खत्म कर दिए जाएंगे तो वो बरमला जो है वो जाहिर होगा उनके डिसीजंस में, और जो कि फेयर और फ्री डिसीजन नहीं होगा। चलिए मेरा सवाल आपसे, जॉली साहब
आपने जो कहा मैं आपसे सहमत नहीं हूं। अगर जो ब्यूरोक्रेट अपनी रिटायरमेंट के बाद किसी भी मुख्तलिफ राजनीतिक दल को ज्वाइन करते हैं, ये उनके इंडिपेंडेंट डिसीजंस हैं। भारतीय जनता पार्टी हो या दूसरे दल हो, कोई भी इस बात का हामी नहीं है कि while in serving in the government, any of the bureaucrat, whether he belongs to any cadre of the country, should join any political mainstream political party। इसलिए रिटायरमेंट के बाद कोई अधिकारी कूलिंग ऑफ पीरियड के बाद किसी भी राजनीतिक दल को ज्वाइन नहीं करेगा। मैं आपकी इस बात से सहमत नहीं हूं। जॉली साहब, आपने खुद एक अहम सवाल उठाया, कूलिंग ऑफ पीरियड। जो लोग इतने बड़े ओहदे पे रह चुके हों, मुल्क के होम सेक्रेटरी रहे हों, मुल्क की फौज के सरबराह रहे हों, उनके लिए, और उनके पास जब वो उस नौकरी में रहते हैं तो बहुत सारे इंफॉर्मेशन होती है, उनके पास इंटेलिजेंस होती है, बहुत सारे राज होते हैं, और वो एकाएक किसी दूसरी पार्टी में जाते हैं या किसी भी पार्टी में जाते हैं, पॉलिटिकल पार्टी में जाते हैं, तो जाहिर सी बात है कि ये एक बहुत अहम मुद्दा है। तो क्या आपको नहीं लगता है कि एक कूलिंग ऑफ पीरियड होना चाहिए? जिस तरह से सतपाल सिंह दिल्ली के पुलिस कमिश्नर से रिटायर वीआरएस लिया और सीधे आगे पॉलिटिक्स में, वीके सिंह अभी रिटायर हुए हैं, आगे हैं पॉलिटिक्स में, आरके सिंह आगे पॉलिटिक्स में। तो क्या आपको नहीं लगता जॉली साहब, देखिए अभी पार्टी अलग रखिए, पार्टी अलग रखिए, पूरा सहमत, पार्टी अलग रखिए, कूलिंग ऑफ पीरियड होना चाहिए नहीं। कुमार दिल्ली के पुलिस कमिश्नर होने के बाद कांग्रेस पार्टी को ज्वाइन करते हैं, तब कोई उनके ऊपर उंगली नहीं उठाता, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी को कहीं न कहीं कटघरे में खड़ा करना है। और देखिए, कोई भी पार्टी हिंदुस्तान के रूल क्यों नहीं पार्टी की बात है, तब आपने क्यों नहीं बात उठाई? शफीक साहब क्यों नहीं बोले? क्योंकि मिनॉरिटीज की बात आपने करनी है। और मैं यहां पर क्लियर बोलना चाहता हूं, हिंदुस्तान की जो राजनीति है, हिंदुस्तान की व्यवस्था, वो व्यवस्था सबकी है। अगर हिंदू की है तो उतनी मुसलमान की है, उतनी ईसाई की है, उतनी सिख समुदाय की है, उतनी जैन आप मेरे सवाल का जवाब नहीं दे रहे जॉली साहब। कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को फट करें। देखिए, हमें तो जो कहेगा हम बहुत स्पष्ट, जॉली साहब, चाहते हैं विजय जॉली साहब, पीरियड की बात हो रही है, देखना है। और अगर मेरी सरकार आती है और तो कूलिंग ऑफ पीरियड देश के प्रधानमंत्री बनते हैं, तो हम इस मुद्दे के ऊपर कूलिंग ऑफ पीरियड कितना होना चाहिए, बस अहम सवाल ये है, अहम सवाल ये है, ये बिल्कुल गलत नहीं है। हाँ। लेकिन अगर ये प्रश्न उठाना है तो फिर समानता के आधार पर सभी मेनस्ट्रीम पॉलिटिकल पार्टी। मेरी बात जॉली साहब, आपने अपनी बात कह ली, जिक्र रहमान साहब कुछ कहना चाह रहे हैं। मेरा सीधा सवाल ये है कि क्या कूलिंग ऑफ पीरियड एक मुद्दत तय होनी चाहिए? बहुत सारी प्राइवेट कंपनीज में जब आप टॉप जॉब से रिटायर करते हैं तो आपको एक कूलिंग ऑफ पीरियड लेना होता है ताकि आप किसी दूसरे कॉम्पिटिटर के यहां नहीं जाएं। उसी तरह से क्या रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट्स को यह कूलिंग ऑफ पीरियड देना चाहिए? जॉली साहब इससे कहीं ना कहीं एग्री कर रहे हैं, लेकिन इफ एंड बट के साथ एक बात और है कि जाहिर सी बात है कि निखिल कुमार हो या जो भी हो, जिस भी पॉलिटिकल पार्टी को लोग ज्वाइन करते हैं, मेरा सवाल उन सबके लिए है कि उनके लिए कूलिंग ऑफ पीरियड होना चाहिए। जुकर रहमान साहब, देखिए दो चीजें हैं। एक तो बात यह है कि बहुत जरूरी है कूलिंग ऑफ पीरियड, और खाली प्राइवेट सर्विस में नहीं बल्कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की सर्विस में भी ये कानून है कि अगर आप रिटायर हो जाते हैं, रिटायरमेंट के बाद आप दूसरी जॉब जब तक नहीं ले सकते जब तक आपका 1 साल पूरा ना हो जाए। कम से कम आपको 1 साल बिताना होगा, 1 साल के बाद आप दूसरा जॉब ले सकते हैं। तो ये क्या है कि साहब, जब जैसे ही आप रिटायर हुए और आपने दूसरे दिन या अभी आप काम कर रहे हैं, आपने वीआरएस ले लिया और रिटायरमेंट सर्विस ले ली और आप जो है फौरन ज्वाइन कर लिया, एक बात। दूसरी बात ये देखिए, अकलियतों के बारे में एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है हिंदुस्तान। आप अकलियत की बात कीजिएगा, जॉली साहब नाराज हो जाएंगे। जॉली साहब को सुन लेगा जॉली साहब, फिर बाद में नाराज होने का इनको हक है नाराज होने का। देखिए, एक बहुत बड़ा तारीखदां, फिलासफर और समाजी बहुत बड़ा इंटेलेक्चुअल है, उसका नाम है इब्ने खलदून जी। इब्ने खलदून ने यह कहा था कि इंसाफ किसी भी मुल्क की फलाह और बहबूदी की बुनियाद है जी। जब आप इंसाफ नहीं देंगे, जब आप जस्टिस नहीं देंगे, जब आप इस तरह की बातें करेंगे कि साहब हम ही बस भारत के रखवाले हैं, हम ही हमारे यहां नेशनलिज्म है और किसी के यहां नेशनलिज्म नहीं है, तो इसका मतलब आप इंसाफ नहीं दे रहे हैं। और जब आप इंसाफ नहीं दे रहे हैं तो मुल्क की सलामती और मुल्क के अमन को आप खतरे में डाल रहे हैं जी। मेरा सिर्फ कहने का मकसद ये है। और जहां तक ब्यूरोक्रेट्स की बात है, देखिए 85 उनके सीने में राज होते हैं, सैकड़ों सीक्रेट फाइल्स के सैकड़ों डिसीजन होते हैं, तो कम से कम ये अहम बात है। और मुझे खुशी है कि जॉली साहब ने इस बात से इत्तेफाक किया है
कि वो जब उनकी गवर्नमेंट आएगी तो शायद कहा है हालांकि इन्होंने कि शायद ये मुद्दा लिया जाए, लेकिन शायद नहीं होना चाहिए। देखिए, आप अमन, सलामती, सिक्योरिटी के नाम पे 50 लोगों को ले लीजिए अपने पास। नहीं, आप सही कह रहे हैं। मेरा एक सवाल सीधा सा है जॉली साहब के साथ कि जॉली साहब आप कह रहे हैं कि नहीं, जो आता है वेलकम है और हमारे एक हवा बह रही है, लोग आ रहे हैं, लेकिन एक बात तो आप मानिएगा कि मुल्क का एक बहुत बड़ा तबका है जॉली साहब। आप मान लीजिए कि कोई ऐसा पुलिस अफसर है जिसके दौरान कुछ ऐसी चीजें हुई हैं जिसको लेकर के अकलियतों में कोई एक सस्पिशन है, कोई एक बात है, हाँ, वो आदमी आपकी पार्टी ज्वाइन करता है, आपकी पार्टी उसको सांसद बनाती है, तो कहीं ना कहीं वो जो इतना बड़ा जो सेगमेंट है सोसाइटी का, वो आपको शक की नजर से देखेगा। आप खुद चाह रहे हैं कि वो सेगमेंट ऑफ सोसाइटी भी जो है, जो अकलियतों का वो टुकड़ा हिस्सा जो है, वो भी आपके साथ जुड़े। लेकिन आप जब इस तरह से कीजिएगा तो कैसे आपके साथ लोग जुड़ पाएंगे? देखिए, मैं जो अभी शुरू में मैंने हवा की बात करी और जिसका मतलब विपरीत ढंग से मेरे साथी पैनलिस्ट ने लिया, जब हवा चलती है किस पार्टी के पक्ष में लोगों का रुझान है, कौन सी पार्टी सशक्त नेतृत्व दे सकती है। चलिए, आपने हवा की बात की है, अगली सरकार एक बात चलाने हवा का में मैं विश्वास जनता में दे सकती है। उसके नाते जो मैंने हवा की बात की थी, और ये रियलिटी है। आज मेरे कांग्रेस के मित्र भी मेरे कान में धीरे से कहते हैं, जॉली साहब इस बार तो मोदी का आना स्वाभाविक है। ये हवा जब मैं बोलता हूं अच्छा आपका नाम ले लूं, कहते नहीं 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 नाम मत लेना, लेकिन इस बार तो मोदी का आना तय है। चलिए, और मोदी का आना तय है कि वो अच्छा प्रशासन देने के लिए उनके मुकाबले क्या आप मुलायम सिंह को प्रधानमंत्री बनाएंगे, क्या आप राहुल गांधी को बनाएंगे, क्या आप मायावती को बनाएंगे, क्या ममता गांधी आप बनाएंगे? वो पार्टी जो केंद्र के अंदर अगर आप उनके ऊपर मेजॉरिटी ले सकती है और मेजॉरिटी से सरकार चला सकती है, तो वो मोदी और भारतीय जनता पार्टी है। जॉली साहब देखिए, ऐसा है, यहाँ सीरियस डिस्कशन करने आए थे हम, यहाँ कोई इलेक्शन कैंपेन नहीं। आपने जो बोला, आपने हवा की बात करी, आपने की थी बात। हाँ? मैंने तो ये कहा कि अगर वो मैं तो आपको भी कहूंगा कि मेरी पार्टी में आइए। नहीं, आप तो सभी हमें तो आगे बढ़ना है, हम सबको साथ लेके बढ़ना चाहते हैं। आने से पहले आप मेरे से ये कहते हैं कि जब तक ये चीज न हो, कि जब तक मैं आरएसएस से जुड़ा हुआ न हूं, जब तक मैं इस चीज से जुड़ा हुआ मैं तो जुड़ा हुआ हूं। हम आपको नहीं कहते आप किससे जुड़े। अगर आपकी भारतीय जनता पार्टी के मैं आरएसएस का स्वयंसेवक चलिए मैं चलता रहूंगा। चलिए जॉली साहब, आपने बात कह ली, जनता पार्टी को ज्वाइन करते हैं बहुत देर से और नहीं करते ही आपके, मैं तो फिर भी आपको अपनी और आकृष्ट करूंगा। जॉली साहब, मुझे तो आप जैसे शख्सियत चाहिए पार्टी आगे बढ़ाने के लिए, लेकिन आप आगे बढ़ाने के लिए। और भारतीय जनता पार्टी में भी सम्मानित मुसलमान हैं। चलिए, एक दूसरी बात है, हम उधर नहीं जा रहे हैं, रहमान साहब उधर नहीं जा रहे हैं। शफीकुज़्ज़मान साहब, आपने जॉली साहब की बात सुनी, ये कहीं ना कहीं इस बात के लिए तैयार दिख रहे हैं कि कूलिंग ऑफ पीरियड होना चाहिए, लेकिन कितना होना चाहिए, क्या होना चाहिए, इस पर ये खुल के बात नहीं कर रहे हैं। आप अभी रिटायर हुए चंद महीने कबल, ये बताइए आपको क्या लगता है एक कितनी मुद्दत होनी चाहिए एक सीनियर अफसर जो सेक्रेटरी लेवल पे हो या जो फौज का सरबराह रहा हो, उसको रिटायर होने के कितने दिन तक खुद इखलाकी तौर पे पॉलिटिक्स नहीं ज्वाइन करनी चाहिए? देखिए, अभी जो प्रेजेंट कानून है उसके तहत कोई भी ऑल इंडिया सर्विस ऑफिसर रिटायरमेंट के 2 साल के अंदर कोई प्राइवेट जॉब नहीं कर सकता है बगैर गवर्नमेंट की परमिशन के। कर सकता है तो गवर्नमेंट ने प्राइवेट जॉब के लिए 2 साल की मुद्दत कूलिंग ऑफ पीरियड रखी है जी। तो 2 साल की मुद्दत कूलिंग ऑफ पीरियड की जो है वो मेरे ख्याल में काफी है, इसलिए कि उस वक्त तक उनके ताल्लुकात जो उन्होंने बनाया था अपने सर्विस पीरियड में फॉर गोइंग एनी पर्टिकुलर पॉलिटिकल पार्टीज, वो हो सकता है कि डैम्पेन हो जाए और फिर पॉलिटिकल पार्टी को भी उनकी इतनी जरूरत न रहे और इनकी कुर्बत भी उससे कम हो जाए जी। लेकिन मेरा कहना उससे अलग है। मेरा कहना है कि कूलिंग ऑफ पीरियड मसले का हल नहीं है जी। कूलिंग, ये लोग जो ज्वाइन कर रहे हैं ये खास जहनियत की अक्कासी करता है जी। और वो जहनियत जो है वो सर्विस पीरियड में भी जाहिर हो सकती है, उसके असरात सर्विस पीरियड में भी हो सकते हैं। तो लाजमी चीज है ये कि उसका एक प्रोफेशनल तरीका आना चाहिए चेक एंड बैलेंस का, जो कि अकाउंटेबिलिटी फिक्स होना चाहिए। कोई ऑफिसर गलत फैसला लेता है, प्राइमा फेसी कोई ऑफिसर जो है अगर कोई ऐसा फैसला लेता है जो एक पर्टिकुलर जहनियत से करता है तो उसके लिए उसको जिम्मेदार करार दिया जाए, उसके लिए सजा मुकर्रर हो। आपसे मेरा सीधा सवाल है, अकाउंटेबिलिटी नहीं होगी, ये कूलिंग ऑफ पीरियड या सेंसिटाइजेशन आपने अपने पीरियड बहुत में मौसर नहीं होगा। शफीकुज़्ज़मान साहब, आपसे मैं सवाल कर रहा हूं कि आप इतने लंबे वक्त तक आंध्र प्रदेश में रहे, IAS अफसर रहे, क्या आपने अपने पीरियड में ये देखा कि इस तरह के जहन के लोग आपकी सर्विस में हैं? नहीं, मैंने फिर एक मतलब दोहराया
क्या आपने अपने पीरियड में सर्विस में जितने दिन आप रहे, आपको लगा कि इस तरह के मुतासिब जहन के अफसरान भी सर्विस में हैं? नहीं, देखिए ये तो बिल्कुल बरमला जाहिर है, जिस तरह से मक्का मस्जिद ब्लास्ट में लोगों को मुलविस किया गया, बेगुनाह लोगों को, जिस तरह मालेगांव ब्लास्ट में बाद में बात खुल के सामने आ रही है जी। तो जाहिर है कि ये सारे लोग तो सर्विस में ही थे ना, जिन्होंने ये काम किया, जिन्होंने गैर बेगुनाह लोगों को फंसाया। तो हर लेवल पे इस तरह की चीजें तो जाहिर होती रहती हैं। ऐसा कोई खास से उसको ये करने की जरूरत नहीं है, उसको फ्लैग करने की, ये तो बिल्कुल वाज़ेह है ये चीज। चलिए, शफीकुल जमान साहब कह रहे हैं कि सर्विस में इस तरह के लोग रहते हैं और इसी तरह के वो लोग हैं जो कहीं ना कहीं मुस्लिम लड़कों को और जो नौजवान पकड़े जाते हैं दहशतगर्दी के इल्जाम में या दूसरे इल्जामों में, उसके लिए जिम्मेदार होते हैं। अक्सर जौली साहब शायद इस पर नाराज हो जाए, लेकिन ये भी देखने को मिला है कि मैं बिल्कुल नाराज नहीं होगा। मुसलमान मेरे उतने ही भाई हैं जितने मेरे हिंदू नौजवान भाई हैं, और मैं अपनी बात को स्पष्ट करना चाहूंगा। मैं आप ही के पास, क्योंकि ये आरोप बनेगा मेरे ऊपर। मैं आपके पास ही आ रहा हूं। जौली साहब, आपने भी देखा होगा कि किस तरह से एक लड़का आमिर जो दिल्ली का रहने वाला था 14 साल की उम्र में पकड़ा गया और 28 साल की उम्र में वो छूटा। अभी हमने एक रिपोर्ट दिखाई थी एक बिहार के लड़के के बारे में। इसी तरह के बहुत सारे सैकड़ों नौजवान हैं जो पकड़े जाते हैं। तो कहीं ना कहीं ये इल्जाम लगता है कि कुछ वैसे अफसर जो बाद में सियासत में आ जाते हैं, ये उन्हीं की वजह से होता है। देखिए, मेरा ये मानना है कि कोई भी नौजवान किसी भी संप्रदाय से क्यों ना हो, किसी भी रिलीजन से क्यों ना हो, बेगुनाह को पकड़ना उतना ही बड़ा गुनाह है जितना गुनाह करने वाले का गुनाह है। आप लोग कितनी बार आवाज उठाते हैं? मैं उससे बिल्कुल इत्तेफाक नहीं रखता कि किसी भी नौजवान को उसकी जाति के आधार पर, उसके मजहब के नाम पर उसको टारगेट किया जाए। लेकिन यह भी सोचने की बात है कि इतने जिस प्रकार के दहशतगर्दी के केसेस हिंदुस्तान में हो रहे हैं, मैं ये नहीं कहता कि वो एक जाति विशेष के द्वारा हो रहे हैं, इसके ऊपर जरूर ध्यान देने की, रिसर्च करने की जरूरत है कि ये क्यों हो रहे हैं। और अगर हो रहे हैं, बहुत अच्छी बात जौली साहब ने अच्छी बात कही। उनमें एजुकेशन के नाते, उनमें फाइनेंशियल इनपुट्स के नाते, एम्प्लॉयमेंट के नाते और अच्छी शिक्षा के नाते कि देखो भैया, अगर आप दहशतगर्दी के रास्ते पे जाओगे, अगर आप एक्सट्रीमिज्म के रास्ते पे जाओगे, ना बेटा तुम्हारा कल्याण होगा, ना तुम्हारे परिवार का कल्याण होगा, ना तुम्हारे समाज का कल्याण होगा, और ना तुम्हारे देश का कल्याण होगा। समर्थन करता हूं, मुसलमान होगा, सिख होगा और ईसाई होगा, कानून सबके लिए बराबर होना चाहिए। साहब, मैं आपकी इस बात का समर्थन करता हूं, पर सवाल यह है कि जिन लड़कों ने 12 साल और 18 साल जेलों में गुजारे हैं और अदालत ने उनको बाइज्जत बरी किया है, तो जिन लोगों ने उनको सजा दी है या जिन लोगों ने उनको उस केस में फंसाया है, उनके बारे में आपकी पार्टी क्या करना चाह रही है और क्या कर रही है? क्या किया? देखिए, इसी पे एक सवाल है कि अभी साबिक रॉ के जो अफसर हैं वो आपके यहाँ ज्वाइन किया है, वो कितना जो इशरत जहां इनकाउंटर का केस था उसमें रहे, कर्नल पुरोहित की बात आती है, तो कहीं ना कहीं आप ये तो कह रहे हैं कि उनकी सजा मिलनी चाहिए और जो बेगुनाह है उनको छूटना चाहिए, उनका रिहैबिलिटेशन होना चाहिए, लेकिन दूसरी तरफ वैसे अफसरान जिनके ऊपर ये दाग लगे हुए हैं उनको आप अपने पास ले रहे हैं। कहने मात्र से दाग लगा नहीं करते हैं। अच्छा, यानी सुप्रीम कोर्ट तक जाना है। आप अगर 10 साल एक न्यायिक प्रक्रिया से निकल के पाक साफ निकल कर आते हैं, तो ये आपका अधिकार है कि ऐसे अफसरों को आप कानून के बाउंड्री के अंदर उनको क्वेश्चनेबल कटघरे में खड़ा करें। आप ये और ये तमाम राजनीतिक दलों की जिम्मेदारी अगर हिंदुस्तान के अंदर कहीं पर कोई आतंकवादी हमला होता है, तो क्या हम पुलिस, पैरामिलिट्री फोर्सेस, उनके काम करने के कारागर ढंगों के ऊपर सवालिया निशान लगा दें अगर उन्होंने जाति विशेष के नौजवानों को पकड़ो? इसलिए मैं इसको अभी आपसे प्रार्थना कर रहा हूं, इसको किसी जाति से जोड़कर मत इस समस्या को देखिए कि एक पर्टिकुलर जाति का है। आपको इसको राष्ट्रवादिता से भारत के अंदर जो एक कंसेप्ट ऑफ नेशनलिज्म है उसके नाते इस प्रॉब्लम को टैकल करने की जरूरत है। जौली साहब, नेशनलिज्म की बात हो गई। आप ये बताइए कि इस तरह के अफसर जिनके ऊपर इस तरह के इल्जाम लगे रहते हैं वो भी कहीं ना कहीं पार्टीज ज्वाइन करते हैं, लेकिन कूलिंग ऑफ पीरियड पे कहीं ना कहीं जौली साहब भी तैयार दिख रहे हैं और लगता है कि कूलिंग ऑफ पीरियड होना चाहिए। आप क्या कहिएगा, कम से कम कूलिंग ऑफ पीरियड आता है या नहीं आता है? ऐसे अफसर
जो कहीं ना कहीं कंट्रोवर्सी में रहे हों अक़लियतों को लेकर के या दूसरी चीजों को लेकर, उनको तुरंत रिटायरमेंट के बाद पार्टी में लाने से रोकने के लिए क्या किया जा सकता है? देखिए, उसके लिए सबसे अहम बात यह है, एक तो कूलिंग ऑफ पीरियड रखा जाए, जैसे आइंदा कोई भी रिटायरमेंट के बाद जो शफीक साहब ने कहा कि 2 साल तक आप नौकरी नहीं कर सकते हैं, तो इसी तरह 2 साल तक ना आप कोई पॉलिटिकल पार्टी ज्वाइन कर सकते हैं ना कुछ कर सकते हैं। अगर ये चीज रहेगी तो कम से कम ये बिल्कुल साफ और क्लियर बात हो जाएगी कि उनके डिसीजन पे रिफ्लेक्ट करेगा और उनको पता है कि भाई हम किसी पार्टी को ज्वाइन नहीं कर सकते, तो हमें कोई ऐसा काम नहीं करना चाहिए। जहां तक जौहरी साहब की बात है, जौहरी साहब तो सियासी आदमी है, पॉलिटिकल लीडर है, तो उनका तो अभी उन्होंने ये कहा है कि उनकी पार्टी में जितने भी लोग हैं सब दूध के धुले हैं, तो हो सकता है दूध के धुले हो या दूध के धुलों को लेना चाह रहे हो वो, लेकिन ये अरविंद केजरीवाल की शब्दावली का इस्तेमाल नहीं करता है। देखिए, ये बात तो अरविंद केजरीवाल आप बात कर विजय जौहरी तो कहता है हम पाक साफ हैं, देखिए हम जनता के सामने जा रहे हैं और जनता अपना निर्णय देगी। मेरी आज तक मुलाकात नहीं हुई अरविंद केजरीवाल से, न मैं जानता हूं उन्हें क्या है क्या नहीं है, लेकिन ये बात सही है और सबको मालूम है कि कितने ही टेंटेड लीडर्स जो है, ये कितने ही टेंटेड अफसर आप चलिए आप भी ये कह रहे हैं कूलिंग ऑफ पीरियड होना चाहिए। निजाम साहब, मेरे ख्याल से कूलिंग ऑफ पीरियड जो है ये बहुत जरूरी है, और साथ में एक चीज और भी होनी चाहिए। मुझे लगता है कि जो कूलिंग ऑफ पीरियड है वो जैसे आपने कहा कि 1 साल या 2 साल का हो, उस पीरियड में उनकी जो एक्टिविटीज है उस पर भी नजर रखनी चाहिए, इसके लिए भी एजेंसी होनी चाहिए। चलिए आखिरी में कमेंट के लिए चलते हैं शफीकुज़्ज़मा साहब के पास। शफीकुज़्ज़मा साहब, कूलिंग ऑफ पीरियड पे इत्तेफाक राय होती दिख रही है, लोग ये मान रहे हैं, यहां तक कि जो विजय जॉली बैठे हैं भारतीय जनता पार्टी के सीनियर लीडर, वो भी ये कह रहे हैं कि हाँ कूलिंग ऑफ पीरियड हो तो इसमें कोई हर्ज नहीं है। आप और कोई तजवीज चाहते हैं, बताना चाहेंगे कि और क्या किया जाए? नहीं, देखिए 2-3 चीजें मैं इस सिलसिले में, मेरी अपनी राय है कि 2-3 चीजें होनी चाहिए। एक तो सेंसिटाइजेशन होना चाहिए ऑल इंडिया सर्विस ऑफिसर्स का, रेगुलर इंटरवल पर ट्रेनिंग का एक हिस्सा होना चाहिए जी, कि मल्टी कल्चरल सोसाइटी के क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, सेकुलरिज्म के क्या रिक्वायरमेंट्स हैं। आप जो है अपने को सेकुलर कह करके, सेकुलर कंट्री का की ब्यूरोक्रेसी कह करके आप गैर सेकुलर काम नहीं कर सकते हैं, और क्या क्या काम गैर सेकुलर हैं। तो एक तो सेंसिटाइजेशन होना चाहिए रेगुलर इंटरवल पर। दूसरे, उनके एनुअल कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट्स में ये सराहत होनी चाहिए कि उनका एटीट्यूड क्या है टुवर्ड्स माइनॉरिटी कम्युनिटी, टुवर्ड्स शेड्यूल्ड कास्ट, टुवर्ड्स वीमेन, टुवर्ड्स दलित, जो कि पहले ये प्रोविजन था जिसको बाद में आपके एससीआर में निकाल दिया गया जी। तीसरी चीज यह है कि जब भी इस तरह की कोई शिकायत आए कि कोई अफसर जो है अक़लियतों के खिलाफ उसने कोई अमल किया है, या दलितों के खिलाफ कोई अमल किया है, या औरतों के खिलाफ कोई अमल किया है, या बैकवर्ड क्लास के खिलाफ कोई अमल किया है, तो लाजमन उसके लिए कोई इंक्वायरी और सजा का तरीका होना चाहिए। नाज़रीन, आप अभी ये गर्म बहस सुन रहे थे, और यहाँ पे एक बात तो बिल्कुल तय है जो साफ उभर के आई है कि हर आदमी, जितने पैनलिस्ट हमारे थे, चाहे वो रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट ज़िक्रुर रहमान साहब हों, रिटायर्ड IAS अफसर शफीकुज़्ज़मा साहब हों, जॉली साहब हों या निजाम साहब, इन लोगों ने एक बात बिल्कुल वजाहत के साथ कही, कूलिंग ऑफ पीरियड होना चाहिए। लेकिन एक बात, 2-3 चीजें और हैं जिस पर शफीकुज़्ज़मा साहब ने जोर दिया और जो बहुत अहम दिखती है कि कहीं ना कहीं अफसरान का सेंसिटाइजेशन होना चाहिए और ये रेगुलर इंटरवल पे होना चाहिए, ताकि उनकी काम करने के तरीके के ऊपर पूरे उनके पीरियड में जितने दिन वो जो नौकरी में रहते हैं नजर रखी जाए। दूसरी बात यह कि ACR जो होता है, जो हर साल लिखाया जाता है, उसमें 2-3 चीजें होनी चाहिए कि अक़लियतों को लेकर के उनकी क्या राय थी। और तीसरी बात यह कि अगर इस तरह के कोई अफसर पाए जाते हैं कि वो कहीं ना कहीं मुतासिब हैं या कहीं ना किसी एक कम्युनिटी को लेकर के उनका नजरिया अच्छा नहीं है, तो उनके ऊपर एक इंक्वायरी का कोई ना कोई सिस्टम होना चाहिए। लेकिन सबसे बड़ी बात यह कि ये सारी चीजें हम कर सकते हैं। बात फिर वहीं जाती है कि इन सारी चीजों को करने के बाद भी जब तक सियासी पार्टियां इन लोगों को दूर रखने की कोशिश नहीं करेंगी और इनसे खुद फायदा नहीं उठाने की कोशिश करेंगी, तब तक ये शायद मामला हल नहीं होगा। बेहतर ये होगा कि इस पर सियासी जमात अपने ऊपर कोई एक इत्तेफाक राय करे कि कोई अफसर अगर रिटायर होता है तो कम से कम 2 साल तक उसको सियासत में नहीं आने देंगे। हम तमाम मेहमान का शुक्रिया अदा करेंगे। खुली बहस में फिलहाल इतना ही। आप आलमी समय को इंटरनेट पर भी देख सकते हैं, लॉग ऑन करें समय live.com। फिलहाल हमें इजाजत दीजिए और आप देखते रहिए आलमी समय।